जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूं, आज का सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द बजट। हम सब जानते हैं कि बजट आ चुका है, दैट इज फॉर द ईयर 2024। कल के दिन दैट इज ऑन द 1 फरवरी ही बजट आया था। बट आपने हर एक वर्ड के साथ सुना होगा दैट दिस बजट इज द इंटरिम बजट। तो चलिए जानेंगे हम इसके बारे में भी कि सबसे मेन है की हाईलाइट्स हैं क्या इस बजट के, एंड साथ ही में इंटरिम बजट का मतलब क्या रहता है। सो द यूनियन बजट, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जो बेसिक की प्रक्रिया है, जो एक एक्टिविटी है, इतने टाइम से हम देखते जा रहे हैं, ये है क्या? क्या बजट एक वो शब्द है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली लिखा गया है या कोई और बात है? सो ध्यान रखिएगा, द यूनियन बजट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, कि पूरे साल में क्या गवर्नमेंट ने पैसा लगाया और आगे क्या लगाएगी। देन तो उसी के हिसाब से जो भी आंकड़े निकाले जाते हैं कि आने वाले टाइम पर जो अगला एक साल देखा जाता है, एक साल के लिए बजट लॉन्च किया जाता है, तो उस पर्टिकुलर दिन में अगले एक साल के लिए गवर्नमेंट किस तरह से सोच रही है अलग अलग सेक्टर्स के लिए काम करने के ऊपर। हर साल ये 1 फरवरी को लाया जाता है सामने फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे कि इस बार निर्मला सीतारमन जी लाई हैं, और लोकसभा में इसको प्रेजेंट किया जाता है। बात की जाए बजट प्रिपरेशन की, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है, बेसिकली यही वो जो कह सकते हैं कि वो पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, जो सारा का सारा बजट जो है प्रिपेयर करता है। तो ये थी कुछ बेसिक सी चीजें। कुछ देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के ऊपर। तो बेसिकली जो हमारा बजट है दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक पार्ट है रेवेन्यू बजट के ऊपर और एक है कैपिटल बजट के ऊपर। तो रेवेन्यू बजट का जो हम बात करें तो उसमें गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि क्या रेवेन्यू हमें या क्या पैसा हमें इस पर्टिकुलर साल में आएगा और कितना पैसा हमें स्पेंड करना पड़ेगा। सो द मनी द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स टू रिसीव एंड स्पेंड विद इन अ ईयर। सिंपल सी बात है कि कितना पैसा मैं, चाहे वो टैक्सेस के थ्रू हो या कुछ और सोर्सेज के हो, तो रेवेन्यू जो पैसा हमें आएगा और जो पैसा हमें खर्च करना है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू बजट। वहीं दूसरी तरफ है हमारे पास कैपिटल बजट, जिसका मतलब है गवर्नमेंट कुछ एसेट्स को बनाएगी, कुछ लाइबिलिटीज होंगे। मान लीजिए गवर्नमेंट कोई चीज एक्वायर कर लेती है, कोई नेशनल हाईवेज है या कुछ भी इस तरह की चीजें जिससे हमें कैपिटल में जाएगा, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल बजट। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द बजट दैट डील्स विद द गवर्नमेंट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। बिग एक्सपेंसेस लाइक बिल्डिंग हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो सकता है, कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट खरीदने के लिए हो सकता है। तो इस तरह की चीजें किसमें जाएगी? कैपिटल बजट। तो सिंपल सी बात है कि तो पैसों का जो लेन देन है सिर्फ वो है रेवेन्यू बजट, और जो हमारा चीजों को बनाने का, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स, कोई चीज खरीदने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज द कैपिटल बजट। नाउ साथ ही में हमें दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं बजट के अंदर, वन इज द पार्ट ए एंड वन इज द पार्ट बी। अब पार्ट ए जो है दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट ऑफ द बजट, जहां पे अलग अलग स्कीम्स के लिए जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज है उनके लिए कैसे काम किया जाएगा, उनके लिए क्या लोकेशंस दी जाएंगी, किस स्कीम को कितना पैसा दिया जाएगा, किस सेक्टर को कितना पैसा दिया जाएगा, वो सब देखा जाता है। वहीं अगर पार्ट बी की बात करें तो ये डील करता है फाइनेंशियल बिल के साथ, टैक्सेशन प्रपोजल्स के साथ, इनकम टैक्स रिविजन्स के साथ, इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ, इन सब चीजों मतलब टैक्स के रिलेटेड पर्टिकुलर जो मेजर पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू कि टैक्स के साथ हम कैसे करेंगे। ये हैं दो पार्ट्स, एक पार्ट ए और एक है पार्ट बी। अब चलिए एक वर्ड आप सुन रहे हैं दैट इज द इंटरिम बजट, और तो उसका बेसिक नॉर्मल बजट से क्या डिफरेंस है। सिंपल सी बात है, हम सब जानते हैं कि अभी लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं, गवर्नमेंट फिर से फॉर्म होगी, तो 2 महीने बाद हमें इलेक्शंस देखने को मिलेंगे। इसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, बिकॉज अभी तक हमारे इलेक्शंस पेंडिंग है, अब जब इलेक्शंस होंगे हो सकता है गवर्नमेंट चेंज हो सकता है गवर्नमेंट ना चेंज हो। तो इसीलिए शॉर्ट, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये जो पर्टिकुलर बजट है ये सिर्फ 2 महीनों के लिए रखा गया है, नहीं, बात इसमें पूरे साल की ही की गई। अगर मान लीजिए सेम वही गवर्नमेंट वापस से पावर में आ जाती है तो हो सकता है इसी हम बजट को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके इसको हम क्या कर देंगे, इसको ऑफिशियल यूनियन बजट की तरह डिक्लेयर कर देंगे। बट सिमिलरली सिर्फ इतना सा ही फर्क है कि अभी इलेक्शंस हैं और अभी 2 महीने बाद गवर्नमेंट की पावर में चेंज आ सकता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए जो फाइनेंशियल प्लान बनाया गया, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द इंटरिम बजट। और वहीं पे जो यूनियन बजट है तो हम हर साल देखते हैं, मान लीजिए अभी कोई भी गवर्नमेंट बनेगी तो 5 साल के लिए फंक्शन में होती है, तो 5 साल की तो उनको पता है पूरा 1 साल वो ही पावर में, सो दे विल बी सीइंग ऑल द ऑपरेशंस बाय द गवर्नमेंट, और इसी चीज के लिए हम उसको बोलते हैं यूनियन बजट। चलिए अब कुछ आर्टिकल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। जब हम बात करें बजट के बारे में, सो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 112 स्पेसिफाई करता है एक चीज जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान रखिएगा
जो बजट वर्ड है, यूनियन बजट वर्ड है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन बजट हम वैसे बोल देते हैं, बट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करें तो हमारे पास है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करेक्ट, एंड वो भी मेंशन है हमारा आर्टिकल 112 में। सिमिलरली हमारा आर्टिकल 112 हमने देख लिया, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। आर्टिकल 113 जो कि डिमांड फॉर ग्रांट्स, जो स्टेट्स ग्रांट्स ले रही किसी भी चीज के लिए जब ग्रांट देनी है तो आर्टिकल 113 में मेंशन्ड है। फाइनेंशियल बिल और मनी बिल, तो इन सब का आपको डिफरेंस पता होगा, ये एक स्टैटिक पॉलिटी का कंसेप्ट है, सो ये सब मेंशन है हमारा आर्टिकल 110 में। डन। सो ये था इसके रिलेटेड हमारी पर्टिकुलर कुछ चीजें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बात जो है मेन बजट का। सो अगर आप आज का टाइम पे देख रहे हैं, जब भी मोदी जी कोई स्पीच देते हैं, कोई चीज नई लॉन्च करते हैं, सो हमारा जो मेन फोकस है इस टाइम पे विकसित भारत बाय 2047, डेवलप्ड नेशन बाय 2047, और उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए हमने एक और वर्ड लिखा, दैट इज द अमृतकाल, जो टाइमलाइन को डिसाइड करता है। सो इस टाइम पे हमारा हर एक जो कंसर्न है दैट इज टुवर्ड्स वेयर, दैट इज द विकसित भारत, एक डेवलप्ड नेशन की तरफ हमें चाहिए। सिमिलरली उसी के बाद जब कल बजट की भी स्टार्टिंग की गई तो स्पीच की स्टार्टिंग यहीं से की गई। मोदी जी का नारा क्या? सबका साथ सबका विकास, ठीक है, सबको साथ में लेके चलना है, लेकिन उसके लिए हमें एक और चीज चाहिए, दैट इज सबका प्रयास, डन, सबकी एक कोशिश। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो देखिए विजन क्या है हमारा, प्रॉस्पेरस भारत इन हार्मनी विद द नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। हम देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, उसको विकसित बनाना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ सबको एक साथ लेकर हम एनवायरमेंट, नेचर को भी साथ लेके चलना चाहते हैं। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसको भी बीच में इनकॉर्पोरेट करके और वो अपॉर्चुनिटीज सबके लिए हो, सिर्फ उसी चीज पे ध्यान किया जाएगा। दिस वाज द स्टार्टिंग फॉर द यस्टरडेज व्हाट द बजट स्पीच। सो सबका साथ सबका विकास, उसके लिए हमें चाहिए एक और चीज, क्या? सबका विश्वास, एंड फॉर दैट वन थिंग वी ऑल नीड, सबका प्रयास। डन। वैसे भी हमारे देश की बात करें तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारा एक मेन चीज है, एंड उसी पर्टिकुलर चीज पे इन्होंने भी यहाँ पे बात की कि यस दिस इज द मेन थीम। जो मोदी जी है, प्राइम मिनिस्टर है हमारे, ऑफ कोर्स उनका एजेंडा, उनकी थीम है, उसी के ऊपर स्टार्टिंग की गई। अब सबके बाद बात की गई पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अगर आप इस वर्ड को देखेंगे, पीपल सेंट्रिक मतलब जो हमारे लोग हैं, जो हमारे देश की जनता है, उनको सेंटर में पोजीशन करके, उनको एक सेंटर में रखे, मेन फोकस, मेन केंद्र बिंदु उनके ऊपर रखे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब सबको इंक्लूड करके हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो इस टॉपिक का, इस पर्टिकुलर हेडिंग का मतलब ही ये हुआ कि जो हमारे लिए मेन फोकस एरिया कोई और नहीं, हमारी जनता, हमारी आवाम, यही सब हमारे फोकस है। तो देखिए, सब्सटैंटिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो डिजिटल है, चाहे वो सोशल है, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर में बराबरी की क्या की जाएगी? डेवलपमेंट की जाएगी, सबको एक साथ लेके चला जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोटेड फॉर्मलाइजेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। हम सब जानते हैं, चाहे हम जब हम बात करते हैं आज के टाइम पे डिजिटल फाइनेंस की, भारत का जो डिजिटल जो हमारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सिर्फ भारत के अंदर नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको सराहा जाता है। चाहे हमारा वो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, फॉर्मलाइजेशन, डिजिटल, हम सब जानते हैं डिजिटल जितने भी हम एप्स यूज करते हैं, जीपे एंड ऑल एवरीथिंग, फोन पे इंडिया, जो भी हमारे सारे स्टेप्स है डिजिटल के लिए, कुछ कंट्रीज ने हमसे हेल्प भी मांगी है कि उनके इकोनॉमिक इस डिजिटल वाले चीज में हम उनकी हेल्प करें। डीपनिंग एंड वाइडनिंग ऑफ द टैक्स बेस वाया जीएसटी। टैक्स बेस का मतलब अगर सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझे कि कितने लोग टैक्स पे कर रहे हैं। हम सब जानते हैं टैक्स की चोरी एक बहुत नॉर्मल सी चीज थी, बट जब से जीएसटी आया है तब से ये चीज भी क्या हुआ है, टैक्स बेस हमारा बढ़ा है, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पे ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे कर रहे हैं। Strengthened financial sector brought savings, credit and investment bank on a track. Gift IFSC, a robust gateway for global capital and financial services for the economy. जैसे ही कहना है, इस बजट में कहा गया है कि जैसे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है उसको हम स्ट्रेंथन करें, तो लोगों के अंदर जागरूकता भी आ रही टुवर्ड्स द सेविंग, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट्स के लिए हर चीज पे ध्यान दिया जा रहा है। गिफ्ट आईएफएससी, उसके बारे में हम सब जानते हैं, नो डाउट इंटरनेशनल लेवल पे अगर फाइनेंसेस हमें देखने हो, ग्लोबल फाइनेंसेस में बात करें तो एक वो बहुत अच्छा स्टेप हमारे भारत के लिए साबित हुआ है। प्रोएक्टिव इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री बिकमिंग एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है हमारे भारत का जो इकोनॉमी में हमारा हेल्प नहीं कर रहा है। अगर हम नॉर्मली भी बात करें, अगर हम स्टेट्स की बात करें, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो हर एक जगह से इकोनॉमिक ग्रोथ हमें मिल रही है। साथ ही में पहले हम जब जानते हैं कि जो
रूरल लेवल्स पे जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे लोग काम करते थे उनके पास ऑप्शंस नहीं थे। बट अब हमारे पास बहुत अलग अलग स्कीम्स हैं जिन पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो कि बिल्कुल एक विलेज लेवल पे हम ग्रुप फॉर्म करते हैं टुवर्ड्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो लोग भी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। सो यस, यही इसका मतलब था, दैट इज अ पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब अगला चलते हैं गरीब कल्याण देश का कल्याण। तो एक मोटो जो कि बहुत स्टार्टिंग से सुना जा रहा है। तो इसमें कहा गया है कि अगर गरीब जो हमारे देश का पुअर है, अगर हमारा उनका उत्थान हो जाए, अगर उनकी इंप्रूवमेंट हो जाए, वो एक उस पर्टिकुलर गरीबी से बाहर आ जाए, तो इनडायरेक्टली वो क्या है, हमारे देश का ही अपलिफ्टमेंट हो रहा है। सो डायरेक्ट बेनिफिट्स उसमें जो मेंशन किया गया बजट के अंदर वो यही था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के अंदर सेविंग्स मिली है अराउंड 2.7 लाख करोड़, जो हमारी गवर्नमेंट को फायदा हुआ है। 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला गया। रोटी कपड़ा मकान को छोड़ के, चाहे वो एजुकेशन हो, ईयर ऑफ स्कूलिंग हो, हेल्थ हो, मोर्टेलिटी रेट्स, मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी के अंदर हम इन सब इंडिकेटर्स का ध्यान रखते हैं। डन। लेकिन अभी वही कहा गया है कि 25 करोड़ लोगों को इससे बाहर निकाला गया, मतलब काफी लोग हैं जो ये मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है उससे बाहर आ चुके हैं। क्योंकि पहले कहा जाता था कि जो बेसिक नीड्स हैं वो है रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन अगर हम आज के टाइम पे देखें, सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर हम नहीं रह सकते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीजें हमें उतनी ही ज्यादा जरूरी हैं। क्रेडिट असिस्टेंस टू 78 लाख टू द वेंडर, स्ट्रीट वेंडर्स, पीएम स्वनिधि। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे आपके लिए कि पीएम स्वनिधि, सो हम सब जानते हैं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम स्टार्ट की गई थी। बिकॉज होता क्या था कि अगर किसी को नॉर्मल स्ट्रीट वेंडर्स के लिए काम शुरू करना तो उसके लिए भी एक कुछ पर्टिकुलर इनकम हमें चाहिए, चाहे वो बेसिक पहली बार सामान खरीदने के लिए क्यों ना हो। देन तो उसी पर्टिकुलर चीज में मेंशन किया गया कि जो स्कीम लॉन्च की गई थी 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ने उसका फायदा उठाया है। सो यस, दिस वाज फॉर द गरीब कल्याण एंड देश का कल्याण। अगली बात, हमारे एम्पावरिंग द यूथ, जिसको अमृत पीढ़ी कहा गया है, यूथ को इस पर्टिकुलर, बिकॉज वी ऑल नो किसी भी देश की जो प्रगति है, किसी भी देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो डिपेंड करता है उसके वर्किंग एज पॉपुलेशन पे, और हमारा ये यूथ ही है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में आएगा। एंड द पॉइंट इज, इसी को जो मोदी जी ने भी इनको कहा, दैट इज द अमृत पीढ़ी। जहां पे हम अमृतकाल की बात करें वहां पे हम अमृत पीढ़ी के बारे में भी कह रहे हैं। सो द 1.4 करोड़ यूथ ट्रेन्ड अंडर द स्किल इंडिया मिशन। देखिए हम सब जानते हैं कि स्किल इंडिया डेवलपमेंट इन सब में बहुत ज्यादा काम किया, तो वही कहा गया कि अराउंड 1.5 करोड़, मतलब 1.4 करोड़, नियर बाय 1.5 करोड़, इतने बच्चों को, इतने यूथ को ट्रेन किया गया अंडर द स्किल इंडिया मिशन। देन फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योर एस्पिरेशंस ऑफ यूथ, 43 करोड़ लोन्स सैंक्शन फॉर द पीएम मुद्रा योजना। सो वी ऑल नो कि जो पीएम मुद्रा योजना है दैट इज रिलेटेड टू द लोन फॉर एंटरप्रेन्योर्स, के लिए ये लोन रखा जाता है। ये स्कीम लॉन्च की गई थी, उसी के अंदर कहा गया कि 43 करोड़ जो लोन है वो दिए गए हमारे किसके लिए, जो लोग एंटरप्रेन्योर एस्पिरेशंस रखते हैं उनके लिए। साथ ही में अगर बात की जाए यहाँ पे आईआईटी 2014 में 16 थे, इस पर्टिकुलर टाइम में वी आर हैविंग 23। एम्स 2014 में देखिए, अगर आप देखेंगे इंक्रीज देखिए दोनों में। सिमिलरली 2014 से 2023 में, 2014 में 723 यूनिवर्सिटीज है, एंड बात करें 2023 में वी आर हैविंग हाउ मच, दैट इज द 13 यूनिवर्सिटी। सो यस, दिस इज द बेसिक। अगर हम देखें तो यूथ के लिए हर एक सेक्टर का ध्यान रखा जाए। इस पहले हमने डिस्कस किया अबाउट हुम, दैट इज द गरीब कल्याण, जो पुअर है हमारे लोग, एंड उसके बाद नाउ इट्स अबाउट द अमृत पीढ़ी। नाउ द नेक्स्ट इज द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स, अन्नदाता। ठीक है, बिकॉज जब उनमें बात आई तो उनमें पुअर, विमेन, देन वी आर हैविंग द यूथ एंड दीज फार्मर्स। जब बात की गई, जब स्टार्टिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, किसने, निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ध्यान 4 कास्ट के ऊपर, और ये कास्ट वो कास्ट नहीं है जो हम आज तक पढ़ते हैं, जो कास्ट 4 बोली है, दैट इज दीज पुअर, विमेन, यूथ एंड फार्मर्स। पुअर गरीब, विमेन महिलाएं, यूथ हमारा युवा, और जो फार्मर्स है उनको कहा गया अन्नदाता। तो मेन जो फोकस एरिया रहेगा हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, हमारे बजट का, हमारी हर चीज का, दैट विल बी दीज 4 कास्ट। तो जिसके बारे में हमने पढ़ा, हमने युवा के बारे में पढ़ लिया, गरीब के बारे में हमने पढ़ लिया कि उनके ऊपर कैसे काम किया गया। नाउ द नेक्स्ट इज आर द अन्नदाता, दैट इज आर फार्मर्स। तो डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस एक स्कीम आप सब जानते हैं, पीएम किसान, इसके अंदर 11.8 करोड़ फार्मर्स को इससे हेल्प मिली है। देन क्रॉप इंश्योरेंस टू 4 करोड़ फार्मर्स, कौन सी स्कीम है हमारी, पीएम फसल बीमा योजना। बिकॉज पोस्ट हार्वेस्ट या विद, जब हमारी बेसिकली क्रॉप लग रही है उसके बीच में कोई भी ऐसा डिजास्टर आ जाता है, कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से हमारी क्रॉप्स खराब हो जाती है, तो यस, उनका भी एक इंश्योरेंस कराया जाता है
क्रॉप्स का। एंड उसी के ऊपर यहाँ पे कहा गया है कि कितना 4 करोड़ फार्मर्स को उससे फायदा मिला है। देन हम सब जानते हैं ई नैम एक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसमें जो एपीएमसी मंडीज हैं जहां पे सारा बेसिकली अनाज जाता है वहां पे स्टोर, उसके आगे वो आगे बेचा जाता है। तो सारी की सारी मंडीज को कोलैबोरेट किया गया एंड कितनी 1361 मंडीज को एक ही पोर्टल पे लेके आया गया, दैट इज द ई नैम पोर्टल। एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम इस पर्टिकुलर टाइम पे बात करें सो इट इज द 3 लाख करोड़। साथ ही अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे सो प्रोक्योरमेंट मतलब एक व्हीट और राइस को जो प्रोक्योर करने का है, सो देखिए राइस और व्हीट दोनों में हमें इंक्रीज देखने को मिला है। सो देखिए अगर 2021 में लाख मीट्रिक टन में ये दिया गया है, सो इट इज अराउंड 30 लाख मीट्रिक टन इन ईयर 21। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर टाइम पे राइस की बात करें 23-24 में, इट इज 38, मतलब 8 लाख मीट्रिक टन से बढ़ोतरी हुई है। सिमिलरली व्हीट में भी अगर हम देखें तो ये 390 थी, लेकिन बीच में फिर हमारा बहुत ज्यादा डिक्लाइन आया था, 188 में आ गए थे। बट इस पर्टिकुलर टाइम में अगेन हमारा राइस देखने को मिला, दैट इज द 262 lakh metric tons. So this was the data related to the third caste, that is the Annadata. We are talking about our farmers. Now the last and the fourth caste which was mentioned in that particular budget is the Nari Shakti, means our women, महिलाएं। सो 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स में जो हम बात करें एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर, तो उसमें कहा गया कि 30 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको भी इससे फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है। उनसे उनको एक लोन दिया गया है ताकि वो अपना जो भी उनका स्टार्टअप है या कुछ भी है उसको वो स्टार्ट कर सके। फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन बाय 20% इन 10 साल, अगर पिछले 10 साल एक पूरे डिकेड को कैलकुलेट किया जाए तो ये देखा गया है कि 28% से बढ़ोतरी हुई है, जिसमें लड़कियां महिलाएं जो हैं वो हायर एजुकेशन तक पहुंचती हैं। साथ ही में एक और चीज पहले देखा जाता था कि स्टेम कोर्सेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन कोर्सेज में जो महिलाओं का एनरोलमेंट है वो कम देखने को मिलता था। बट अगर बात करें इस पर्टिकुलर टाइम पे 43% ऑफ फीमेल एनरोलमेंट जो है वो हमारा स्टेम कोर्सेज के अंदर है। एंड ये एक जागरूकता के बाद और जब हमें एक पर्टिकुलर एक्सपोजर मिलता है उसके बाद ही हम ये बात देख सकते हैं। 1 करोड़ वुमेन असिस्टेड बाय 83 लाख एसएचजीज टू बिकम लखपति दीदीज। हम सब जानते हैं लखपति दीदी स्कीम्स भी हैं ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर वुमेन्स को हमारा जो बेसिकली सपोर्ट दिया जाए ताकि वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर इनकम वो अर्न कर सके। तो उसमें भी एक है कि 1 करोड़ महिलाओं को असिस्ट किया गया है बाय 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप। सो ये बात है कि कैसे ग्राउस, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हर एक सेक्टर, हर एक ग्रुप इन्वॉल्व है इस टाइप इकोनॉमिक ग्रोथ में। सो यही वो बात है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, नॉर्मल जो ग्रुप एक बिल्कुल विलेज लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा है, वो भी पर्टिकुलरली हेल्प कर रहा है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में। राइट हैंड साइड पे आ जाइए। इस पर्टिकुलर टाइप पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करें तो जो 2017-18 में सिर्फ 23.3% था, आज के टाइम पे जो महिलाएं हमारे लेबर उसमें है, लेबर इन द सेंस की जो काम कर रही हैं, जो वर्क, जितनी हमारी जनता है जो वर्किंग पॉपुलेशन में है, जो ऑलरेडी वर्क कर रही है, काम कर रही है, जो जॉब्स में एंड ऑल में, दैट इज द 37.0%। सो दिस इज द इंक्रीज इन द 2022 एंड 23 में बात करें ना। एक और चीज हम सब जानते हैं जीडीपी के बारे में। सो जीडीपी इज बेसिकली व्हाट अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन इस बार जो देखा गया एक नई हमें जो बात की गई कि हमारा जो फोकस होगा हमारी गवर्नमेंट का, गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। तो उसमें जो सीतारमन जी ने स्पेशली मेंशन किया कि यस नाउ द जीडीपी फॉर हमारी गवर्नमेंट के लिए जो मोटो रहेगा दैट इज द गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। हमारी गवर्नेंस अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, हमारा देश का विकास होना चाहिए और परफॉर्मेंस वाइज भी हम बहुत सही काम करते रहने चाहिए। सो उसमें उन्होंने कुछ चीजें कही, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, पीपल सेंटरिंग एंड ट्रस्ट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि स्टेप है टुवर्ड्स द गवर्नेंस, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट इन ऑल सेक्टर्स। कोई भी सेक्टर पीछे नहीं रहना चाहिए, हर एक सेक्टर में प्रॉपर हमें डेवलपमेंट देखने को मिलनी चाहिए। इंक्रीजिंग एवरेज रियल इनकम, एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ अ प्रोग्राम। सो यस दैट इज अबाउट द परफॉर्मेंस। सो यस यही चीजें बात की कि हमारी गवर्नेंस, डेवलपमेंट और हमारा क्या, दैट इज द बेसिकली गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस, तीनों चीजों में बराबरी हमें काम करना होगा। नाउ बात करें अमृतकाल के ऊपर। सो जैसे कि मैंने आपको बताया अमृतकाल जो हमारा एरिया इस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम चल रहा है, सो किस तरह से हम इनको टारगेट करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। सो हम सब जानते हैं नेट जीरो एमिशंस के लिए टारगेट रखा गया है, दैट इज ईयर 2070। अब इस पर्टिकुलर दिशा में जो गवर्नमेंट काम लेगी अगले, हालांकि ऑलरेडी काम कर रही है हमारी गवर्नमेंट, लेकिन आने वाले टाइम में इस चीज को कैसे टैकल किया जाएगा इसके ऊपर भी बात की गई। वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर विंड एनर्जी। वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपको किसी चीज को बनाने के लिए 100 रुपए चाहिए,
₹80 आपके पास आ गए, चाहे आपने वो किसी से लिए, आपके पास थे। अब ₹20 का जो गैप आ रहा है, तो ये कौन देगा आपको? गवर्नमेंट। सो वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपने अलग अलग बिजनेस से आपने एज अ डोनेशन ले लिया कुछ भी, लेकिन जो अब गैप बच गया ₹20 का, वो कौन देगा आपको? गवर्नमेंट। तो यही इन्होंने कहा कि वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर द विंड एनर्जी। कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। जब अभी हमारा अयोध्या राम मंदिर के बारे में हमने जाना था, उसके बाद भी हमने क्या देखा था कि 2 कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स को भी लॉन्च किया गया था। एक रूफ टॉप जो सोलर जिसके ऊपर बात की गई थी, वो भी हर घर जो सोलर का स्टार्ट किया गया था, मोदी जी ने लॉन्च की थी वो योजना भी। तो देखिए अगला, देन फेज मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ द सीएनजी पीएनजी एंड कंप्रेस्ड बायोगैस, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ अ बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी। तो अगर आप इन सब में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है कि यस, दिस इज द स्टेप्स टुवर्ड्स द सस्टेनेबल एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के ये सस्टेनेबल एनर्जी के इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में अलग अलग क्या लिया जाएगा? एक स्टेप लिया जाएगा। रूफटॉप सोलराइजेशन, अयोध्या मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद आते ही मोदी जी ने इसको अनाउंस किया था। 1 करोड़ हाउस होल्ड विल बी एनेबल टू ऑब्टेन अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ। नो डाउट सोलर, चाहे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, वो भी एक स्टेप लिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही, लेकिन आज हम बात करें सो यस, अभी अभी ये स्कीम लॉन्च हुई है, दैट इज द रूफटॉप सोलराइजेशन के लिए, सो यस उस पे भी काम किया जाएगा। और चीजें, ई बसेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जितना ज्यादा हो सके ई बसेस का यूज कराया जाए, मतलब जितने भी गवर्नमेंट बसेस हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा ई बसेस के अंदर। स्ट्रेंथनिंग ई व्हीकल इकोसिस्टम बाय सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड चार्जिंग। देखिए जब भी अगर कोई इंसान ई व्हीकल ले रहा है, तो सबसे बड़ा चैलेंज है उसका चार्जिंग, बिकॉज आप घर में चार्ज हर बार करेंगे तो इट विल बी टाइम टेकिंग। सो पर्टिकुलरली वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वो सप्लाई को डेवलप कर देना, ताकि जो भी अगर कोई ई व्हीकल ले रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज आज के टाइम पे अगर आप आज पूछेंगे तो ई व्हीकल कोई अगर ले रहा है तो उसको सबसे पहला प्रॉब्लम है, अरे चार्जिंग कैसे करें? बिकॉज हर एक पूरे इंडिया में वी डोंट हैव दैट मेट्रोपॉलिटन सिटीज, विलेज लेवल भी है, बहुत ज्यादा टफ टेरेन भी है, तो क्या गवर्नमेंट उसको टैकल कर पाएगी? तो यस, उसी पे उन्होंने कहा है कि प्रॉपर सप्लाई चेन, प्रॉपर इकोसिस्टम स्ट्रेंथन किया जाएगा, ताकि किसी को भी ई व्हीकल के लिए जो इकोसिस्टम है उसके जाने के लिए, व्हीकल्स को लेने के लिए दूसरी बार ना सोचना पड़े। साथ ही में न्यू स्कीम फॉर द बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री टू बी लॉन्च टू सपोर्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव। ये सारे के सारे स्टेप्स है टुवर्ड्स हमारे किसके लिए? सस्टेनेबल एनर्जी के लिए। नाउ द नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम पे नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल कितना है हमारा, 2004 में था सर 30.4%, 2014 में है 32.3%, लेकिन बात करें नवंबर 20 तक में, तो यस वी हैव मेड अ गुड मार्क, दैट इज द 43.9%। हम इस पर्टिकुलर टाइम पे नॉन फॉसिल फ्यूल हम चीजें कर चुके हैं। इलेक्ट्रिकल में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। साथ ही में मोर देन 10 करोड़ एलपीजी कलेक्शन, हम सब जानते हैं पीएमयूवाई योजना के बारे में, उसके अंदर 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस को दे दिया गया। मोर देन 36.9 एलईडी बल्ब्स अंडर उजाला, 72.2 लाख एलईडी ट्यूब लाइट्स एंड 26.3 लाख एनर्जी एफिशिएंट फैंस। सो ट्यूब लाइट्स, बल्ब्स, फैंस, इनको इंस्टॉल किया गया। सो जस्ट सी द नंबर हाउ द गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स दैट। देन 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल अंडर, हम सब जानते हैं स्ट्रीट लाइट्स का जो प्लान चल रहा है उसके लिए भी इन्होंने कहा, जो नेशनल प्लान है हमारा, तो उसके अंदर भी 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल। सो ये था हमारा नॉर्मली इस चीज के लिए। नाउ द नेक्स्ट, सस्टेनेबल के लिए हमने जितना बात करें सेक्टर, जो बजट में बात की गई, नाउ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे जो देश है, जो अगले गवर्नमेंट है, वो किस तरह से काम करेगी। तो 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स के ऊपर बात की जाएगी, जो कि पीएम गति शक्ति के अंदर हम जानते हैं, ताकि किस चीज के लिए? लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी देखा जाए और कॉस्ट में रिड्यूस देखा जाए। बिकॉज हम कभी कभी जानते हैं कि सामान तो बन गया, लेकिन उसको एक्सपोर्ट करने में या फिर उसको भारत के अंदर ही उसका ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जो लॉजिस्टिक्स है वो हमारे टाइम कंज्यूमिंग है, साथ ही में कॉस्टली पड़ जाते हैं। सो उसी चीज में उस कॉस्ट को कम करने के लिए, ताकि हम प्रॉफिट देखिए, अगर कॉस्ट कम पड़ेगी तो कहीं ना कहीं जो एक रेट है पर्टिकुलर चीज का, मान लीजिए 10 रुपए की कोई चीज है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में, बढ़ाने में 5 रुपए लग जाते हैं, मतलब उसकी कॉस्ट 15 रुपए होगी। अब 15 के बाद कोई अपना भी देखेगा तो कितना होगा? 20 रुपए। अब अगर इसी 5 रुपए को अगर हम 1 रुपए कर दें, तो 11 रुपए का अगर किसी को पड़ेगा तो वो 15 रुपए में बेच सकता है। ठीक है, तो वो एक पूरा साइकिल है कि किस तरह से हमें उसको टैकल करना है। Product promotion of foreign investment via bilateral investment treaties to be negotiated. No doubt, this is the global era. Globalization है, अकेला कोई भी काम नहीं कर सकता। तो पॉइंट इज वही इनमें कहा गया कि जितना ज्यादा हो सकता है हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर दें, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट, कुछ हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करें, कुछ हमें हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सो उसके ऊपर भी विशेष ध्यान रखा जाएगा।
एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट्स, वी ऑल नो उड़ान स्कीम, अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा था सिविल एविएशन सेक्टर किस तरह से काम कर रहा है। सो फॉर श्योर उसमें हमने देखा था कि उड़ान स्कीम ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। क्यों? जो एक डोमेस्टिक हमारी फ्लाइट है, जो डोमेस्टिक हम कह सकते हैं एविएशन सेक्टर है हमारा, वो बहुत ज्यादा बाहर खिल के सामने आया। क्यों? क्योंकि चाहे वो फ्लाइट के फेयर्स है उन सब में कंट्रोल किया गया है, जो एक सप्लाई मतलब नॉर्मली जो एक्सेसिबिलिटी है वो किया गया, अफोर्डेबल बनाया गया है। ठीक है, अभी हमने कुछ टाइम पहले ज्योतिराज सिंधिया जी ने भी 3 चीजों की बात की थी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, जब वो एविएशन सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे। सो ये उसी चीज पे बात की कि इसको और एक्सपैंड किया जाएगा। प्रमोशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन वाया हुम द मेट्रो रेल एंड नमो भारत, हम सब जानते हैं नमो भारत ट्रेन के बारे में। वही बात की कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना ज्यादा हो सके मेट्रो रेल्स और नमो भारत को इंक्लूड किया जाएगा। अब आते हैं कुछ पर्टिकुलरली हमारे ग्राफ्स के ऊपर। तो अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में आपको दो स्टैटिस्टिकल एक दिख रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो एक साइड है इंक्रीज इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द वन इज द डबलिंग इन द एफडीआई फ्लो। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम मतलब समझे तो एक सिंपल सी बात, गवर्नमेंट पैसा लगा रही है एक ऐसी पर्टिकुलर चीज में जो आज एसेट बन रहा है, कल आने वाले कल में एसेट बनेगा और फिर हमें वो इनकम देगा। एज सिंपल एज दैट, डन। मान लीजिए आप एक हाईवे बना रहे हैं, ठीक है, हाईवे के बाद आपको वहां से क्या आएगा? टोल आएगा। तो अगर इस तरह का एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा है, मतलब देश अपने लिए क्या बना रहा है? एसेट्स बना रहा है। आज पैसा लग रहा है लेकिन आने वाले टाइम से हमें वहां से क्या आएगा? रेवेन्यू जनरेट होएगा। तो वही इन्होंने कहा है कि अगर आप देख रहे हैं फिस्कल ईयर 18 में, जस्ट सी द डिफरेंस, लाख करोड़ में ये दिया है। फिस्कल ईयर 18 में जस्ट सी ईयर, और बात करें 25 में तो यहाँ देखिए 24 लास्ट ईयर में भी अगर हम देखें तो सी दिस वाज द बेसिकली यहां तक हम पहुंच चुके हैं अराउंड 9.23 लाख करोड़ की अगर आप बात करें। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब अगर आज हम इतना ज्यादा इन्वेस्ट करें, फॉर श्योर विल बी गेटिंग गुड रिटर्न्स इन द अपकमिंग टाइम्स। एफडीआई इनफ्लो, जो हमें बाहर से पैसा आता है उसी के ऊपर बात किया गया है। दिस इज यूएसडी बिलियंस। सो 298 यूएसडी बिलियन था कितने में? 2005 से 14 तक। लेकिन 2014 से 23 तक बात करें, बिकॉज यस अब मोदी गवर्नमेंट है तो अपने पूरे टेन्योर की बात करेगी। सो इट हैज रीच्ड टू 596 यूएसडी बिलियन। सो यस दिस इज द, दिस वाज आल्सो कोटेड कि ये तभी इंक्रीज है लाइक अगर आप उनको पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म अच्छे से दे रहे हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे इंप्रूवमेंट देखने को मिले? अगर सबसे पहले हम बात करें नेशनल हाईवेज में, तो फिजिकल ईयर 15 में हमें देखने को मिले थे 97,991 किलोमीटर्स, बट नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम फिजिकल ईयर 22 को कोट किया गया, इट इज 144634, मतलब 1,44,634 किलोमीटर। सो दिस इज द लेंथ। Then we are having the water, that cargo traffic at major ports. So 581.3 था कब? 15 में। इस पर्टिकुलर टाइम पे देखिए 720. Then we are having the electric, of course कार्गो ट्रैफिक तभी होगा जब हमारे पास ट्रेड है। वी आर हैविंग अ गुड ट्रेड, देन आल्सो विल बी द ट्रैफिक। ट्रेड नहीं होगा तो ट्रैफिक काहे का होगा? ठीक है। देन वी आर हैविंग द इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट, जो पहले सिर्फ 2224 इतना था, इस पर्टिकुलर टाइम पे 50,394 पे जा चुका है किलोमीटर, जो पूरा रेल रूट है हमारा इलेक्ट्रिफाइड है। Then we are having the aircraft movement 16 पे थी पहले, now we are in the ton, then now we have the 25 million tons. And the last is the number of airports, जो पहले हमारे पास 74 एयरपोर्ट्स थे फिजिकल ईयर 15 में बात करें, आज के पर्टिकुलर टाइम पे वी आर हैविंग द 149 एयरपोर्ट्स। डन। पीएम उड़ान स्कीम, जो भी है जितनी भी स्कीम्स हैं उन एविएशन सेक्टर में, बिकॉज हम सब जानते हैं सेक्टर वाइज, टारगेटेड सेक्टर वाइज हमारा स्कीम्स लॉन्च होना, काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में एक और चीज जो सामने आती है दैट इज द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसमें हम जानते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज चीजों का क्या किया जाएगा? इंप्रूव किया जाएगा। तो इसी में क्या किया है कि असिस्टिव डिस्ट्रिक्ट जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसने क्या किया है? फास्टर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेशन। तो देखिए नीचे आते हैं। सो परसेंटेज ऑफ वुमेन रजिस्टर्ड फॉर एंटीनेटल केयर विद इन द फर्स्ट ट्रिमेस्टर। एंटीनेटल केयर मतलब जब प्रेगनेंसी के दौरान, बिफोर बर्थ, बच्चे होने से पहले जो केयर दी जाती है, उसी में अंदर कहा गया कि 2018 में से 68% महिलाओं का रजिस्ट्रेशन था, लेकिन अक्टूबर 23 में देखो तो 89% महिलाओं को ये पर्टिकुलर केयर दी गई, दैट इज द एंटीनेटल केयर। मतलब एक बर्थ, बच्चा पैदा होने से पहले की जो हम केयर है उसकी बात कर रहे हैं। Then similarly, number of enrollments under the प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, हम सब जानते हैं दिस इज द बेसिकली इंश्योरेंस स्कीम गिवन बाय द गवर्नमेंट। 2015 के बजट में इसको लॉन्च किया गया था। सो 2018 में थी 1737। इस पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारे पास एनरोलमेंट अक्टूबर 23 की, दैट इज 13,195, 13,195 पीपल आर एनरोल्ड इन दिस पर्टिकुलर स्कीम, दैट इज द जीवन ज्योति बीमा योजना।
नाउ नेक्स्ट इज द हेल्थ सेक्टर विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली एक चीज को टारगेट किया गया इस बजट में, दैट इज द सर्वाइकल कैंसर। डन, सर्वाइकल कैंसर को टारगेट किया गया कि हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, और इसी चीज को टैकल करने के लिए 9 से 14 साल वाली लड़कियों को क्या दिया जाएगा, वैक्सीनेशन किया जाएगा, ताकि हम इस सर्वाइकल कैंसर वाली प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। नेक्स्ट इज सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, हम सब जानते हैं जो न्यूट्रिशन है वो हमारा अगर बिल्कुल बेस लेवल पे सही रहेगा, अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से हमें अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो नो डाउट चाहे बीमारियां हैं, चाहे हमारी पॉपुलेशन है, चाहे बच्चे हैं, वो एक अच्छे उस पर डेवलप कर सकते हैं। तो उसी पे हमारी यहाँ पे भी बात हुई। देन नेक्स्ट इज द यूविन प्लेटफॉर्म, जो कि इंद्रधनुष मिशन हम सब जानते हैं, बच्चों को स्टार्टिंग में जो मेडिसिन दी जाती है उसी के ऊपर काम किया जाएगा, तो यूविन प्लेटफॉर्म को उसी लिए सामने लेके आया गया। हेल्थ कवर अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल द आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर। तो हेल्थ कवरेज जो है किसको दिया जाएगा, इन्हें सबको भी दिया जाएगा, चाहे वो आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, उन्हें सबको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज रिलेटेड टू प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें भी इंक्रीमेंट देखा गया। सो अगर आप बात करेंगे, सो इन्होंने कहा दिस राइट हैंड साइड पे आप देखिए 2023-24 करोड़ में 79,590 करोड़, बात करें 24-25 की, सो एलोकेशन इंक्रीज हुआ है कितना है इस पर्टिकुलर टाइम पे, 80 करोड़ 671। हालांकि एक और चीज इसमें कही गई है कि जो मिडिल क्लास स्कीम लॉन्च की जाएगी हाउसिंग ब्लॉक की, जो मिडिल क्लास है, बिकॉज पहले हम देखते थे कि नॉर्मली जो पॉवर्टी लाइन से हैं या उन लोगों के लिए, बट नाउ इट विल बी द हाउसिंग फॉर द मिडिल क्लास, ताकि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी अपना घर खरीद सके। सो उसके लिए भी ये चीज स्कीम सामने लाई जाएगी। सिमिलरली टूरिज्म सेक्टर, G20 के टाइम पे हमने देखा था कि अलग अलग 60 प्लेसेस में हमने मीटिंग्स कंडक्ट होती देखी थी, जो G20 से पहले की सारी मीटिंग्स रहती हैं, तो वो दर्शा रहा था हमारी डाइवर्सिटी देश की। उसी के लिए इन्होंने कहा कि अब स्टेट्स क्या करें, एनकरेज किए जाएंगे ताकि वो जितने ज्यादा हो अपना टूरिज्म एक्टिविटीज के लिए, ताकि एक डेवलपमेंट कुछ ऐसी साइट्स को सामने लेके आए कि वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करे। टूरिस्ट आएगा, बिजनेस आएगा, एंड दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी फॉर क्या फर्दर उसमें भी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट्स टू एनकरेज डेवलपमेंट, और काफी टाइम अरसे तक इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे अगर आप टूरिस्ट डेवलप करें, बिकॉज यस दिस विल बी ऑल्सो होगा कि आने वाले टाइम पे वो आपको एक रेवेन्यू जनरेट करके देगा। प्रोजेक्ट्स फॉर पोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमिनिटीज विल बी टेकन अप इन द आइलैंड्स इंक्लूडिंग लक्षद्वीप। हम सब जानते हैं मालदीव्स और लक्षद्वीप का अभी अभी एक किस्सा चल रहा है, अभी भी फ्रेश किस्सा, वो पूरी तरह से सुलझा नहीं है। सो इस वही कहा गया है कि इस पर्टिकुलर इन सब चीजों में भी जो हमारे आइलैंड टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जाएगा, उनके लिए काम किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट सेक्टर इज एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, नो डाउट भारत का एक जो हम कह सकते हैं बेस इसका। सो गवर्नमेंट विल प्रमोट प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज। बाकी चीजों में तो हम फिर भी ऑलरेडी काम कर चुके हैं, लेकिन पोस्ट हार्वेस्ट पे आज भी हमें लॉस देखने को मिलता है, सो उस चीज को टारगेट करने के लिए काम किया जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ नैनो डीएपी टू बी एक्सपेंडेड इन ऑल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, हम सब जानते हैं नैनो डीएपी के बारे में। सो एक तरह का फर्टिलाइजर समझा जिसके नाइट्रोजन ये सब गवर्नमेंट ने ये बनाया था, तो इसको बाकी सारे एग्रो जितना ज्यादा हो सके बैक कॉर्नर टू कॉर्नर तक इसको पहुंचाया जाएगा, एप्लीकेशन बनाई जाएगी। आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान स्ट्रेटेजी, ऑयल सीड्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा, बिकॉज वी ऑल नो ऑयल सीड्स आर द सीड्स जो कि बहुत ज्यादा उनके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस मैटर नहीं करती, आप उनको आराम से उगा सकते हैं, ताकि हम ज्यादा जो एग्रीकल्चर है उसको, बिकॉज जैसे कि हमने बात की थी अब इस पर्टिकुलर में आत्मनिर्भर की तरफ, सेल्फ रिलायंस की तरफ हम बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स फॉर डेयरी डेवलपमेंट, डेयरी के ऊपर काम किया जाएगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट वाज व्हाट, ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू सेक्टर दैट इज रिलेटेड टू फिशरीज एंड ऑल। सो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, आप सब इसके बारे में जानते हैं, स्टेप्ड अप टू एनहांस एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी। एक्वाकल्चर से आप ऐसे समझे 5 इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर पार्क्स बनाने की भी बात की गई है, मतलब जितनी भी फिशिंग एक्टिविटीज है, मींस उसको खरीदना बेचना आगे करना जो भी होगा, दैट विल बी डन इन अ वन पार्क दैट इज कॉल्ड एज, तो ऐसे 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स भी बनाए जाएंगे। अब कुछ चीजें और देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कैसी रही थी। सो यस, करंट अकाउंट डेफिसिट में, अब करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है, मान लीजिए 2,000 रुपए का आपने कुछ इंपोर्ट कराया और 2,200 रुपए का एक्सपोर्ट कराया, डन। सो ये जो ये बीच का गैप है दैट इज कॉल्ड इज करंट अकाउंट डेफिशिएंट। अगर आपके हिस्से में माइनस आता है तो आपके लिए खतरा है, लेकिन अगर आपको सामने वाले से पैसे लेने को निकलते दैट इज गुड। तो बात ये कि जो करंट अकाउंट डेफिशिएंट है वो घटता हुआ दिखा, दैट इज अ गुड थिंग। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो यस द परसेंटेज देखिए फिस्कल ईयर 14 में हमारे पास यहाँ पे इट्स अराउंड बिटवीन 1.5 से 2.2 के बीच में, लेकिन फिस्कल ईयर 24 की बात करें, सो यस वी आर समवेयर हियर। जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़ा हुआ है, दैट इज ड्यू टू अ कोविड, बिकॉज कोविड के टाइम पे हम जानते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ा था। साथ ही में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इस टाइम के युवा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। 2017-18 में जो 6.1 था, इस पर्टिकुलर टाइम में 22-23 में इट इज अराउंड 3.2%
ओनली। साथ ही में अगर नेक्स्ट डाटा पे हम जाएं तो देखिए राइजिंग वॉल्यूम ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन, दिस इज द एरा ऑफ डिजिटल लिटरेसी इज डन। एंड साथ ही में देखिए दिस इज द इंक्रीज, यहां पहुंच चुके हैं हम फिस्कल ईयर 24 की अगर हम बात करें 12,000 करोड़ से भी ऊपर, इट्स अराउंड 13.5 करोड़ आप यहाँ पे रख सकते हैं। डन। देन वी आर हैविंग व्हाट द थिंग इज जीएसटी कलेक्शंस में भी इंक्रीज देखा है, देखिए। सो दिस इज द डाटा, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि किस तरह से हमारी चीजें सुधरती जा रही हैं, बढ़ती जा रही है। दिस इज अ गुड न्यूज फॉर द गवर्नमेंट रेवेन्यूज ऑल्सो। बात करें टैक्सेशन रिफॉर्म्स के ऊपर तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस जो है वो ट्रबल हुई थी लास्ट 10 साल के अंदर। रिटर्न फाइलर्स जो बड़े हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि पहले लोग टैक्स की चोरी वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, उसमें भी उन्होंने कहा कि अब 2.4 टाइम्स बढ़ा हुआ, जो अच्छे से लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं। रिफंड्स को फास्टर किया गया, जो भी रिफंड आने होते थे पहले 93 डेज लगते थे। मान लीजिए कभी आप जानते हैं कि गवर्नमेंट कुछ चीजें आपको रिफंड कर देती है, डन, उसी चीज में अब सिर्फ 10 दिन के अंदर उसको रिफंड करते जाएंगे। तो एक टाइम का जो एक आप कह सकते हैं कि जो पॉइंटर है उसको भी क्या किया गया है, कम किया गया। एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन डबल टू 1.66 लाख करोड़ इन फिस्कल ईयर 24। अब जो बेनिफिट टू कंज्यूमर्स है रिडक्शन इन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एंड प्राइसेस ऑफ द मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि स्टार्टिंग में कोई चीज बनने की अगर कॉस्ट और उसको लॉजिस्टिक्स वाली जो चीज है, मान लीजिए वही जो मैंने आपको बताया कि 10 रुपए की चीज बनी, 5 रुपए लॉजिस्टिक्स में खर्च होगी तो अपना प्रॉफिट भी रखेगा, 20 रुपए का बेचेगा। लेकिन अगर यही लॉजिस्टिक्स सिर्फ 1 रुपए में हो जाए तो 11 रुपए का हो सकता है, 15 रुपए में, तो आपको तो सस्ता हो गया ना। सो यस, दिस इज इंटरकनेक्टेड। तो यही कहा गया है कि जो कॉस्ट है कंज्यूमर के लिए भी वो कम हो जाती है। सिमिलरली जब जीएसटी के लिए एक सर्वे कंडक्ट किया गया था कि कंसल्टिंग फर्म से, उनमें कहा गया है कि 94% इंडस्ट्री लीजर जो है कि वो जीएसटी को एक पॉजिटिव उस पर देखते हैं, लेकिन 80% ऐसे रिस्पोंडेंट्स हैं जिन्होंने ये कहा कि जीएसटी के बाद में सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन हो गया है। ठीक है जी। सो दिस वाज द डाटा जो हमें उस पर्टिकुलर सर्वे से मिला है। साथ ही में इंपोर्ट रिलीज टाइम, इंपोर्ट रिलीज का टाइम मतलब मान लीजिए कोई चीज है तो कार्गो रिलीज होने तक, एक फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो हमें टाइम चाहिए उसके ऊपर बात की जा रही है। तो 47% चला गया है इनलैंड कंटेनर डिपोज में, 28% एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस में। कम मतलब अगर पहले मान लीजिए 100 मिनट लगते थे तो अब इनलैंड में कितना लग रहा है, सिर्फ 47 में डिक्लाइन आ गया है। ठीक है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस 100 मिनट लगते थे, अब 28, जो पहले अगर 100 मिनट लगते थे तो 28 मिनट अब कम लग रहे हैं। सो सकता है आने वाले टाइम में जिस हिसाब से हमारे कॉरिडोर्स बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, तो और इसमें सुधार देखा जाए। नाउ नेक्स्ट इज अ टैक्स प्रपोजल, देखिए जिसमें हमने पार्ट बी में बात करी थी। सो कुछ चीजें जो कंटिन्यूटी इन टैक्सेशन, सर्टेन टैक्स बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, मान लीजिए कुछ टैक्स के जब आप टैक्स देते हैं कुछ बेनिफिट्स है जो कुछ अलग अलग, सोवरेन वेल्थ फंड हम जानते हैं कि गवर्नमेंट के फंड्स जो कि आपको लॉन्ग टर्म में आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनको खरीद सकते हैं ना। तो पहले क्या था, इनकी जो एक्सपायर होने की डेट थी दैट वाज 31/03/2024, मतलब मार्च 24। अब उसको भी बढ़ा के 25 तक कर दिया कि जो आपको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं आपके पास वो सेम बेनिफिट्स 1 साल और क्या, डन। तो 1 साल की बढ़ोतरी मिल जाए, बताइए और क्या चाहिए। सिमिलरली विल बी हैविंग द रिटेंशन ऑफ सेम टैक्स रेट्स में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटीज कोई चेंज नहीं है, जो पहले लास्ट ईयर था वो ही सेम रखा जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्सेस 22% ऑफ एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज पे लगेगा, 15% चलेगा न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में। एंड जो भी 7 लाख के अंडर कोई भी अगर इनकम वाला बंदा है उसके ऊपर कोई भी हमारा टैक्स पेयर लाइबिलिटी, कुछ भी इनकम टैक्स एंड ऑल ये नहीं जाएगा। सो यस, नो टैक्स लाइबिलिटी फॉर टैक्स पेयर्स विद इनकम अप टू द 7 लाख अंडर द न्यू टैक्स रिजिम। सो ये था हमारा मेन डाटा। लेकिन एक और चीज बात करें कि अगर हम हमारा जो मेन करेंसी है दैट इज 1 रुपी, 1 रुपी आता कहां से है। सो 1 रुपी जो हमारे पास, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 1 रुपी। सो वो जो 1 रुपी है, देखिए उस 1 रुपीज के अंदर हमारा 19% जो है हमें 1 रुपए का वो आता है इनकम टैक्स से, डन। 28% आता है हम जो हम बोरो करते हैं, ये जो लाइबिलिटीज है जहां से हमने लिया है वहां से हमें आता है 28%। 1 रुपए का हम हिस्से कर रहे हैं कि 1 रुपये बनने के लिए कैसे गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है 1 रुपया बनाने के लिए, डन। देन वी आर हैविंग व्हाट, नॉन टैक्स रिसीट्स कितना, 7%। देन नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट्स 1%, कस्टम्स 4%, जीएसटी एंड अदर टैक्स बेसिस 18%, कॉर्पोरेशन टैक्स 17%, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज 5%, और ये सब जब आता है तो हमें मिलता है 1 रुपया, डन। सो दिस इज द बेसिकली कैटेगराइजेशन आप बोल सकते थे कि 1 रुपया बनाने के लिए, वो 100 पैसे बनाने के लिए कैसे हिस्से बटे हुए हैं। सिमिलरली जब वो 1 रुपया हमारे पास आ गया, अब हमें देना भी तो पड़ेगा। अब वो 1 रुपया हमारा आगे जाता कैसे है, देखिए
इंटरेस्ट देने में हमारा चला जाता है 20%, 100 पैसे में से 20 पैसे कहां चले गए, इंटरेस्ट पेमेंट देने में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स 8% चला जाता है, 8 पैसे उसमें चले गए। सब्सिडीज भी देनी है गवर्नमेंट को, 6% उसमें जाएगा। डिफेंस को भी देना है, 8% उसमें चला जाएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में कितना जाएगा, 16%। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, दैट इज द 8%। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी, स्टेट्स का भी आप जानते हैं टैक्सेस, कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो कि सेंटर लगाती है लेकिन उसका शेयर स्टेट्स को भी जाता है, 20% हमारा पैसा वहां जाता है। पेंशन में 4% और कुछ और भी एक्सपेंडिचर्स है 9%। तो जैसे हमने लास्ट डायग्राम में देखा था कि किस तरह से हमें 1%, 1 रुपया हम कमाते हैं और 1 रुपया गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कैसे करती है, ये इसमें प्रॉपरली मेंशन्ड है। नाउ एक चीज कुछ और देख लेते हैं कि हर एक मिनिस्ट्री को कितना कितना पैसा दिया, तो हाईएस्ट दिया गया टुवर्ड्स द डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दैट इज द 6.2 लाख करोड़। रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज को दूसरे नंबर पे 2.78, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को 2.55, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को 2.13, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 2.03, देन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को दिया 1.77, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स को 1.68 एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस को दिया गया है 1.37 एंड द लास्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को दिया गया है 1.27। सो दिस इज द बेसिकली लाख करोड़ में ये डाटा है, तो इतना पैसा सबको अलॉट किया गया है। कुछ स्कीम्स की भी बात कर लेते हैं, ये स्कीम्स वैसे भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारी दैट इज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसमें 2023-24 में 60,000 दिया गया था, दैट दिस ऑल इन द लाख करोड़, करोड़ में है ये, 60,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन इस बार दिया गया है 86,000 करोड़। आयुष्मान भारत स्कीम, वी ऑल नो टुवर्ड्स द हेल्थ सेक्टर है ये भी, तो 7200 करोड़ दिए गए थे लास्ट ईयर, इस साल दिए गए हैं 7500 करोड़। तो कहीं ना कहीं हमें 300 करोड़ की इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इज आर हमारा टू द पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, मतलब जितना आपका प्रोडक्शन होता है उसके साथ इंसेंटिव अटैच किया जाता है, तो उसी के ऊपर भी। तो लास्ट ईयर इट वाज द 46-45 करोड़, इस बार है 6200 करोड़। सिमिलरली मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, वी ऑल नो सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल में इस पर्टिकुलर, क्योंकि हम जब जैसे ही सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जाते हैं तो ये बैटरीज फॉर्मेशन, सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लास्ट ईयर इट वाज 3000 करोड़, बिल्कुल डबल कर दिया गया, दैट इज 6903 करोड़। दिस इज द मनी अलॉटेड टू दिस पर्टिकुलर स्कीम। Next is solar power grid, 4970 crores last year, this time again near about double, 8500 crores. National green hydrogen mission, 297 crores last year, this particular time again double, 600 crores. तो अगर आपने एक चीज नोटिस किया होगा तो जो हमारे सस्टेनेबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी है, उनके लिए बहुत ज्यादा पैसा, उन स्कीम्स के लिए बहुत ज्यादा पैसा एलोकेट किया गया है, बिकॉज तभी हमारा जो टारगेट है कि नेट जीरो एमिशन, तभी हम उन सब चीजों को अचीव कर पाएंगे। कुछ और डाटा देखिए, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स हम नॉर्मल समझ सकते हैं कि यस, जो हमें पैसा आता है कहां से, नॉर्मल रेवेन्यू जनरेट जो हमारे, और कैपिटल रिसीट्स कैसा हो गया कि आपने कोई कैपिटल बनाया था, वहां से जो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। रेवेन्यूज इट्स लाइक टैक्सेस एंड ऑल, और कैपिटल रिसीट्स कैसा हो गया हमारा कि आपने कोई कैपिटल बनाया था, किसी कोई एसेट बनाया था, उससे आपको जो पैसा मिल रहा है। तो देखिए रेवेन्यू रिसीट्स में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली, जैसे 13.2, कैपिटल रिसीट्स में यस वी आर अराउंड सेम ही, दैट इज द 17.6 में। अब कैपिटल रिसीट्स में एक और चीज भी है, जैसे मान लीजिए आपको कोई गवर्नमेंट, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, आपने उसको बेच दिया, उससे जो आपको पैसा है दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल रिसीट्स, आप ऐसे समझिए। और रेवेन्यू रिसीट्स आप टैक्सेस से समझ सकते हैं, डन। सो यस दिस इज द डिफरेंस, तो ये हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, 36.5 हमारा इस पे बात की हुई है जो देख रहे हैं। तो लास्ट ईयर इट वाज 35.4, तो इसमें भी हमें क्या देखने को मिला, इंक्रीज, एंड दैट इज अ गुड थिंग। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी हमें क्या देखने को मिला, इंक्रीज देखने को मिला, दैट इज द 15.0। बट नो डाउट जब भी हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में, नो डाउट इन द फ्यूचर विल बी गेटिंग द शॉर्ट रिटर्न्स इन दैट, तो ये कभी भी वरिंग सिचुएशन नहीं होती है। इस पर्टिकुलर टाइम पे है थोड़ा एक्सपेंडिचर, बट यस इन द कमिंग टाइम इट्स अ गुड थिंग। सो अब बात करते हैं, हमने पूरा का पूरा बजट डिस्कस कर लिया, कंक्लूजन एक शॉर्ट उसमें देखें। सो द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस, इफेक्टिव डिलीवरी एंड जन कल्याण। पहली ही बात थी क्या, पीपल सेंट्रिक एंड द इंक्लूसिव डेवलपमेंट, पहली ही चीज स्टार्टिंग हुई थी। हैज गिवन द गवर्नमेंट ट्रस्ट, confidence, blessing of the people to realize whatever it takes. The goal of the Viksit Bharat will good intentions, true dedication and hard work in the coming years and decades. So this was the concluding statement in the speech also. Then, so basically no doubt हम बात करें schemes की, हम जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया, ये थे सारे important key points for the budget. But yes, उसी के साथ अब आने वाले टाइम पे क्या होगा, बिकॉज फॉर श्योर
पीपल, देखो लोगों का उत्थान होगा, लोगों का डेवलपमेंट होगा, तभी देश का भी डेवलपमेंट होगा। एंड अगर हम आपने थोड़ा सा देखा होगा, पूरा बजट अलग अलग टारगेट बेस्ड सेक्टर पे सेट किया गया। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर बजट फॉर द ईयर 2024 जो कि कल आया था। एंड दीज वर ऑल इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स। तो अभी आपकी स्क्रीन पे है कुछ कोर्सेज फॉर द एनडीए सीडीएस एफकेट, आप इन सब कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। एंड जब आप एनरोल करें उस पर्टिकुलर टाइम पे आप यूज करें ये पर्टिकुलर डिस्काउंट कोड, दैट इज द वॉरियर 10। So that's all for the day from my side. Thank you so much for watching this whole budget lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।